हेलो बच्चों, इस परिचर्चा में हम आप लोगों से न्यूटन के सेकंड लॉ पे वर्क करने के लिए कहेंगे, जिसमें हमें बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में बताया गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को नॉर्मली हमें समझने में बहुत टाइम लग जाता है, बट अगर इसको हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर लें और हम ये समझ लें कि ये क्या बता रहा है और क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब हम न्यूटन के लॉज को लेकर के चल रहे हैं, तो सेकेंड लॉ में आपको बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा केस, किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा मूवमेंट जनरेट होगा जितना फोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे। बेटा, ये न्यूटन ने कुछ नया नहीं बताया, एक्चुअली ये हमारे नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप अपने घर में इस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करिए। घर का जो सबसे छोटा बच्चा हो, जिसकी थिंकिंग एबिलिटी आपकी समझ में सबसे कम हो, उसे बुलाइए और उससे कहिए, हाँ, वो थोड़ा सा आपकी बातों को समझ सके, ये आपके लिए निश्चित कर लेना ज़रूरी होगा। और फिर आप कहिए कि एक पत्थर को फेंकना है, आप उससे उस बॉल को थ्रो कराइए कि ये बॉल है और इस बॉल को फेंको, तो वो फेंकेगा और वो तेज़ी से उसको फेंकेगा। आपने कहा कि बस इतना सा ही दम था आपके पास, यू मस्ट हैव टू अप्लाई मोर फोर्स बेटा, और तेज़ी से फेंको। तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को तेज़ी से राउंड करता है और राउंड करके तेज़ी से फेंकता है, ठीक है, और फोर्स लगाता है। फिर आपने कहा कि और तेज़ी से फेंको, वो और तेज़ी से फेंकता है। यही नहीं, अगर आप उससे कहते हैं कि मुझे मारो, तो बेटा वो तेज़ी से मारता है। दोस्तों, वो आपको मारता है और फिर आपने कहा कि और तेज़ी से बीट करना है, तो वो अपने हाथों को और तेज़ी से घुमाता है और तेज़ी से मारता है। तो क्या आपको लगता है कि ये न्यूटन के बताने के बाद ही आया होगा? श्योरली उन्होंने इस लॉ को डेराइव किया, हम लोगों के सामने एक्सपोज्ड किया, बट नेचर में ये लॉस पहले से ही पाए जाते थे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे, उतना ही ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं। आप भी इस चीज़ का प्रॉपर मैनर में यूज़ करते हैं। कैसे? जब आप घरों में सिलेंडर को मूव कराते हो, तो बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाते हो, उतनी ही तेज़ी से सिलेंडर उठ करके आगे जाता है, और जहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम होती है, वहीं पर बेटा सिलेंडर हैवी होकर के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मोमेंटम क्या होता है बेटा? इसे हम लोग संवेग बोलते हैं। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, तो अगर आप मास को इंक्रीज़ करोगे तो वेलोसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी, और अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज़ करोगे तो मास आपका इंक्रीज़ होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपके पास होता है बाइक राइडिंग। जब आप बाइक को उठाते हो, होल्ड करते हो स्टार्ट करने के पहले, तो आपके लिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है उसे संभाल पाना। लेकिन जब बाइक चलने लगती है, उसमें वेलोसिटी आ जाती है, तो उसका मास ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और मास के कम होने के रीजन से उसका वेट भी आपको लेस अपीयर होता है। एक छोटे बच्चे को आपने उठाया, उसका वेट आपको ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब आप उसे राउंड राउंड घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या देखते हो, उसका वेट आपको लेस अपीयर होता है। और यही नहीं, आप एक एग्जाम्पल छोटा सा और ले सकते हो। जब आप एक सिलेंडर को एक ही प्लेस पर उठाते हो, तो बेटा तेज़ी से फोर्स लगाते हो। जैसे ही फोर्स लगाया, थोड़ी देर के लिए जैसे वो हल्का हो गया और आप उसे उठा करके आगे की तरफ फेंक दिए, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन थोड़ी दूर जा करके फिर आपने रख दिया, क्योंकि वेलोसिटी जैसे कम हुई वैसे ही मास बढ़ा और वेट बढ़ जाता है। तो सेकंड रूल में, सेकंड लॉ में न्यूटन ने सिर्फ यही बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी फिक्स टाइम में ऑब्जेक्ट का जो टोटल मूवमेंट में चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, वो उस पर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दें, तो आप समझ सकते हैं, फोर्स को अगर हम लेकर के चलें, तो या तो आप टाइम को इंक्रीज कर दो, तब फोर्स की वैल्यू कम होगी, या तो टाइम मोमेंटम को कम कर दो, तो आपका फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो जब कोई कैच लेता है बॉलर, तो वो अपने हैंड्स को पीछे क्यों खींचता है? बड़ा सिंपल सा केस है बच्चों। सिंपल सा केस ये है कि जब वो हैंड्स को पीछे ड्रॉ करता है, तो वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आपको पता है
चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में है फोर्स के, तो फोर्स की वैल्यू को कम करने के लिए हमें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कोई प्लेयर अपने हैंड को ड्रॉ करता है बॉल को कैच लेते टाइम पे, तो श्योरली वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है, और टाइम को इंक्रीज करके वो क्या करता है, फोर्स की वैल्यू को कम कर रहा है। इसी तरीके से जो एक्रोबैट्स होते हैं वो जब किसी हायर प्लेस से जंप करते हैं तो उनको एक सॉफ्ट सरफेस दिया जाता है, रीज़न जिससे वो उस पर जंप करें और उनको टाइम मिले। टाइम के बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यही नहीं, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप में जो आपका लैंडिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, आपका बिल्कुल सॉफ्ट होता है, टाइम इंटरवल को इंक्रीज करने के लिए। और साथ ही साथ में जब आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते हो, जैसे कई बार होता है बाइक की स्पीड बहुत बढ़ने पर अपीयर होता है कि हाँ ये बाइक अपने रास्ते से मूव कर रही है, सही तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है। तो रीज़न बड़ा सिंपल सा है, वेलोसिटी इतनी बढ़ गई है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम फिक्स होगा बच्चों, ठीक है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम फिक्स होगा तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम होता है। अगर आप मास को बहुत बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी नहीं दे सकते हो, और अगर आप वेलोसिटी को बहुत बढ़ा दोगे तो आप मास नहीं दे सकते हो, मास को चेंज नहीं कर सकते हो, मास आपका कम हो जाएगा। तो ये सारे केसेस आपके यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में बताए जाते हैं, और यही आपके एग्जाम्पल्स भी हैं कि फोर्स जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट में जनरेट होगा। यहाँ पर आपको ये अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एक छोटा सा रूल आपको दिया गया। थैंक यू बच्चों, आप सभी लोग घरों पे सुरक्षित रहिए। मित्रों घरों पे रहिए और घर पे रह कर के पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।